हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो री नीट का एग्जाम हुआ है। ठीक है, कल जो एग्जाम हुआ है तो थोड़ा लेट हो गया पेपर डिस्कस करने में क्योंकि मैं कहीं पर गया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे हमारा केमिस्ट्री का पेपर बच्चों। केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको हम डिस्कस करने वाले। और यहाँ पे मेरे पास जो पेपर है उसका जो नंबर है, पेपर नंबर जो पेपर कोड है वो 50 है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन का सीक्वेंस रहने वाला है आपके पास। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा भी, साथ साथ आप चेक करते हुए चलिए कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, पेपर चाहे जैसा भी हुआ है, ठीक है, अब जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा चिल करना है। ठीक है, जैसा ही पेपर गया है हमने अपनी जितना हम सब एफर्ट हुआ, ठीक है, और 100% बिल्कुल सारे बच्चों ने दिया होगा। जितना भी एफर्ट हुआ हमसे हमने दिया। अब तो जो है जैसा भी गया उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अब चिल करना है। ठीक है, चलिए जी, तो हम डिस्कस करते हैं अपना पेपर। जो है क्वेश्चन नंबर 46 है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन ब्लू। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा हमें उसको, हमारे पास कोई रिएक्शन गिवन है और यहाँ से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है बच्चों। ठीक है, रिएक्शन क्या है। पहली रिएक्शन बेंजीन के साथ रिएक्शन है CH3COCl की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अरे ये तो सर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। क्या है सर? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। यहाँ पे क्या होता था कि ये जो है हमारे पास CH3COCl, ये जाके ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है बेंजीन। ये जाके अटैक कर देगी, ये बॉन्ड इस तरह टूटेगा, ये वापस से बनेगा, SNA रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ से फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एसीटोफिनॉन CH3COCH3। ठीक है, चलिए जी, AlCl3 का काम क्या है सर, यहाँ पे बताया है क्लास में कई बार कि यहाँ से बस इस बॉन्ड को आसान तोड़ने में जो हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है Cl और CO यहाँ पे इनके बीच में क्या होता है, रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग भी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे होता है, तो इसलिए जो है AlCl3 लेना पड़ेगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दूसरी बारी में दूसरा स्टेप जो इस रिएक्शन का, रिएक्शन कराई हमने NaOCl के साथ। ठीक है, NaOCl के साथ, और ये सर NaOCl कुछ भी नहीं है, हमें पता है ये क्या था। ये हमारे पास NaOH की रिएक्शन अब किससे कराते थे, प्लस X2 के साथ कराते थे तो NOx मिलता था हमें। ठीक है, और ये रिएक्शन हमारी बताओ कौन सी है, ये रिएक्शन है हमारी हॉफमैन 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 रिएक्शन है। ठीक है, हॉफमैन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता था, हॉफमैन रिएक्शन कौन कौन से कीटोन देते थे बोलो, हॉफमैन रिएक्शन मिथाइल कीटोन देते थे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल एसिटोफिनॉन एक मिथाइल कीटोन है तो रिएक्शन दे जाएगा। रिएक्शन के अंदर हो गया बच्चों, यहाँ से हमारे पास क्या बनता था, एक तो सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट बनता था। और अगर यहाँ पे Cl है तो क्लोरोफॉर्म बन जाती है, यानी अगर हमने X2 में I2 ले रखा, अगर Cl2 ले रखा है तो क्लोरोफॉर्म बनेगी, I2 ले रखा है तो क्या बनेगी, आइडोफॉर्म बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा Cl तो CH Cl3 हमारा यहाँ से बन जाएगा, ये हमारी क्लोरोफॉर्म बन चुकी है बच्चों। ये क्लोरोफॉर्म है और ये क्या हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। अब आगे देखो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इफ P इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, Q इज द प्राइमरी अल्कोहल, नहीं, Q तो हमारा क्लोरोफॉर्म है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, P एंड Q आर एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं, ये तो एरोमेटिक है, लेकिन ये कैसा है हमारे पास, ये तो भाई क्लोरोफॉर्म गैस है हमारे पास। ठीक है, P एंड Q एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, P एंड Q आर एरोमेटिक कंपाउंड, ये गलत हो गया ऑप्शन। इफ P गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, बिल्कुल P का हम अगर एसिडिफिकेशन कर देंगे, मतलब किसी भी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करा दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Na हट जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजोइक एसिड हमारा बन जाएगा। तो इफ P गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल एक कार्बोक्सिलिक मतलब बेंजोइक एसिड यहाँ पे होगा, ऑन एसिडिफिकेशन, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। Q गिव्स पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू एयर, यानी जैसे ही हमारा जो Q है, ये हमारा P है, ये Q है, Q को जैसे ही मैं एयर में रखता हूँ, क्लोरोफॉर्म को जैसे ही एयर में रखते हैं तो यहाँ से क्या कर जाता है, ये एयर के साथ, सनलाइट के साथ रिएक्शन कर जाता है और क्या बनाता था, एक जहरीली गैस बनाता था। अब याद करो पॉइजनस गैस, जिसका क्या नाम था, फास्जीन गैस थी, नहीं, COCl3, यहाँ से क्या बना लेता था, ये फास्जीन गैस, ऑक्सीडेशन हो जाता था इसका। चलिए, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड 46 का। ठीक है, ये जो रिएक्शन थी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। ये कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन और सेकंड दे रखे। स्टेटमेंट वन कह रहा है FeOX का 3 टाइम इज अ कायरल, बिल्कुल सही बात है सर, एक कायरल होता है, हमें पता है, क्लास के अंदर बताया गया आपको कई बार कि कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड और 3 रिंग बन रही हो, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो
और वो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा, तो 3 रिंग अगर बन रही है तो वो कभी भी प्लेन में नहीं होंगी, यानी वो उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होगी, यानी कंपाउंड के अंदर सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कायरल होगा मॉलिक्यूल हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये कह रहा है FeOX 3 टाइम इज अ कायरल, बिल्कुल कायरल है सर, है नहीं। एक बार फटाफट से बना के भी देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे होती थी। हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं अपन, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ऑक्सीलेटो है यहाँ पे, जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, मतलब दो साइड से डोनेट करेगा, दो साइड से डोनेट करेगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, अब ये देखो 3 रिंग जो बन रही है हमारी बच्चों, ये कैसी है, ये 3 रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, कभी भी एक प्लेन के अंदर नहीं आएगी, अगर इस प्लेन से काटोगे तो ये रह जाएगा, ठीक है, इस वाले प्लेन से काटोगे तो ये वाली रह जाएगी, मतलब कोई ना एक रिंग वो जो है उसके एटम नहीं कटेंगे, तो यहाँ से हमारा कायरल होता है। ठीक है सर, कायरल स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखो, ट्रांस CrH2 का 2 टाइम OX2 इज अ कायरल, OX2 इज अ कायरल। ठीक है, ये मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 2 रिंग बन रही है, और 2 कैसे हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, जैसे वाटर है यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड, और दोनों की ट्रांसफॉर्म जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ट्रांसफॉर्म, जहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट होती है, वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है। कैसे चेक करो एक बार, इस तरीके से आती है, देखो बनाते हैं, अब इसकी स्ट्रक्चर भी बना के देख लेते हैं एक बार। तो यहां से देखो ये कह रहा है कि CR है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है सर, बना दिया हमने, और दोनों रिंग है, और वाटर का ट्रांस कह रहा है, यानी पहले वाटर के लिए रिस्पेक्ट में हम ट्रांस रख देते हैं, यानी अपोजिट साइड में रख देते हैं इसको, OH2, ठीक है, वाटर के रिस्पेक्ट में ये ट्रांस हो गया, ठीक है, और OX2 यहाँ से रिंग फॉर्मेशन कर लेगा तो चिलेशन करेगा ही करेगा, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है। अब देखो, अगर मैं इसको इस मॉलिक्यूल को इस वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री से काट देता हूँ, जो हमारी वर्टिकल है, यानी इस तरीके से यहाँ से इसको अगर मैं कट कर देता हूँ, ये सिमेट्री जो आ रही है, तो ये क्या होगा, दोनों रिंग जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो यानी हाफ इधर हाफ पार्ट इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कंपाउंड कैसा है भाई, ए कायरल है, मॉलिक्यूल ए कायरल है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये कह रहा है कि कायरल है, नहीं भाई गलत है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, पहले वाले का भी थर्ड था शायद, इस वाले का भी थर्ड है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा बच्चों, नहीं तो अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 48 है, 48 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन इजी था, लेकिन थोड़ा सा इसके ऑप्शन थोड़े से अच्छे बनाए थे, नहीं ये बच्चों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन था, द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय, ये कार्बोकेटाइन है, स्टेबलाइज हो रहा है, ये किससे स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, अरे कार्बोकेटाइन है, उसका एम्प्टी पी ऑर्बिटल ही होगा सर, है नहीं, क्यों जो है बेकार की बातों में फंसा रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल ही होगा, यहाँ पे हमें पता है कि पी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है ये वाला, ठीक है। तो ये किससे स्टेबल हो रहा है, हमें पता है इधर से इंडक्टिव लग रहा है CH3 के थ्रू, और इंडक्टिव इफेक्ट हमारा सिग्मा में लगता था, यानी इधर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू स्टेबल हो रहा है, और इधर ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यानी रेजोनेंस हो रहा होगा इस तरफ, तो सर यानी रेजोनेंस किसमें होता था, रेजोनेंस बताओ किसकी वजह से होता था, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो इधर पाई इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो रहा है, और इधर सिग्मा से स्टेबल हो रहा है, तो फील्ड सिग्मा से, बिल्कुल फील्ड सिग्मा से हो रहा है, एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल, तो ऑप्शन नंबर इज 1 इज करेक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है, देखो सेकंड तो हो नहीं सकता, सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग में कहा होगा यार, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग स्टेबलाइज कैसे कर देगा इसको, यहाँ पे देखो इसको जो है एंटी बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग वाले तो गलत है, तो ये तो सब करेक्ट गलत होगा वैसे भी, ठीक है, तो पहले ही क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 में क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, देखो 49, इन पोटाश एलम, अरे पोटाश एलम क्या होती थी बताओ, पोटाश एलम फिटकरी, अरे, और फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, है नी 24, ये भी याद रखना, ये भी कभी भी मालूम कर सकता है कि बताओ पोटाश एलम के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो 24 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से कह रहा है कि हमें पोटाश एलम यानी पूरी फिटकरी का फॉर्मूला जो है K2SO4 इंटू Al2SO4 का 3 टाइम इंटू 24H2O, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल जो है पोटेशियम के, कितने आयंस पोटेशियम के और कितने
जो है सल्फेट के हैं। तो पोटेशियम हमें दिख रहा है 2 है, सल्फेट एक यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे 4, यानी के पॉजिटिव तो हमारे रहेंगे 2 और SO4 नेगेटिव कितने हो जाएंगे, 2 नेगेटिव हो जाएंगे 4। तो ये हमारा कैंसिल आउट होगा, 1:2 में आएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51 पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर से, है नहीं, और मैं बच्चों बोल भी रहा था, है नहीं, जो पढ़े हैं मेरे पास उनको पता, उनको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। मैंने कहा था सिग्निफिकेंट फिगर से चांसेस है भाई ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो हमारे पास 2 नंबर गिवन है बच्चों, 17.0145। ठीक है, और दूसरा नंबर है 21.0235। ठीक है, तो हम राउंड ऑफ करते थे कब बताओ, जब लास्ट डिजिट में हमारा कितना होता था 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती थी, तो हम क्या करते थे, एक नंबर पीछे जाके उसमें 1 ऐड कर देते थे। लेकिन एक नंबर ऐड करने से पहले भी हम चेक करते थे कि जो हमारा पीछे वाला नंबर है वो ओड है कि इवन है। अगर इवन है तो उसमें नो चेंज, यानी उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते थे। और देखो यहाँ पे 5 है तो उससे पीछे वाला नंबर देखो कैसा है, 3 है सर, और 3 कैसा है, ओड है, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे सर, यानी चेंज करने का मतलब +1 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 17.014, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसका आंसर ये आएगा राउंड ऑफ करके, और यहाँ पे आ जाएगा इसका 21.024। ठीक है, तो ये दो आंसर आएंगे। ये कौन सा ऑप्शन में गिवन है, 17, ये तो गलत हो गया, 17.014 ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 56, क्वेश्चन नंबर 52, सॉरी 52 है। ये अच्छा क्वेश्चन आया था नहीं, देखो अच्छा क्वेश्चन था, फिजिकल के क्वेश्चन लगभग सारे बढ़िया आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी सारे क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो है क्वेश्चन इजी था नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन में लेंथी कर दिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ गिवन सोल्ट इन वाटर एट 298 केल्विन। तो हमारे पास ये दे रखे हैं कुछ कंपाउंड, उनका केएसपी प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनकी सॉलिबिलिटी निकालनी है। पहला कंपाउंड क्या दे रखा है, देखो AgBr दे रखा है। ठीक है, AgBr डिसोसिएट कैसा होता है अगर ये पता है तुम्हें, ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं हुई यार क्वेश्चन में। Ag प्लस और प्लस Br नेगेटिव, सॉरी Br नेगेटिव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जब हम कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका कैसा होता था बताओ, कॉन्सेंट्रेशन इन सॉलिबिलिटी एंड रेस टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इन सॉलिबिलिटी, ठीक है, और रेस टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ से हमारा केएसपी प्रोडक्ट हम जब लिखेंगे, केएसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू एस, यानी S का होल स्क्वायर, और S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ केएसपी बच्चों। ठीक है, और केएसपी की वैल्यू हमें गिवन है AgBr के लिए कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 13, तो ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 13। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना था, इसको सॉल्व करना था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे अगर ये 40 50, इसको 50 कर लें तो ये 7 के स्क्वायर पे चला जाएगा ना, 49 और 50, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। ठीक है, तो इसको 7 लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, इसको कितना लिख लेंगे हम, 7, और ये 50 यानी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14, और फिर ये भी इजीली बाहर आ सकती है। तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके जो आएगा वो आ जाएगा S इक्वल टू 50 का 50 में से 7 बाहर आ जाएगा, अप्रोक्स आएगा। ठीक है, 50 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 10 की पावर माइनस के 14 हो जाएगा, तो ऊपर जाके 8 हो जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 14 का और डिवाइड कर देंगे 2 से, 10 की पावर माइनस 7, अप्रोक्स ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर तो हमारा ये आया। फिर अब देखते यहाँ पे दे रखा हमें AgBr, AgBr के लिए तो हो गया, ये वैल्यू आई है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ यार, एक मिनट रुको, सॉरी एक बार फटाफट से दोबारा सॉल्व कर देते हैं। मैंने लिखा था कि AgBr डिसोसिएट कैसे होगा बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा था कि AgBr जो है हमारा वो किस तरीके से डिसोसिएट होगा बच्चों, Ag प्लस और Br नेगेटिव के अंदर। ठीक है, और हमारी इसकी वैल्यू आ रही थी सॉल्व करने के बाद, तुमने देखा वो 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसी तरीके से नेक्स्ट ZnOH का जिंक हाइड्रोक्साइड, ये कैसे डिसोसिएट होता था सर, डिसोसिएट होगा Zn2 पॉजिटिव के अंदर प्लस
OH नेगेटिव के अंदर, OH कितने हैं यहाँ पे, OH कितने थे, जिंक हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 थे, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया हमने। तो यहाँ पे देखो अब, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इसके तो पावर, इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी यहाँ पे 2 है। तो KSP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, KSP इज इक्वल टू आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, ये आएगा ना, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2s स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 2s स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KSP इज इक्वल टू 4s की क्यूब, कितनी आ जाएगी यहाँ से 4s की क्यूब आ जाएगी। ठीक है ना, s की क्यूब आएगी ना, s की क्यूब आएगी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, हाँ s की क्यूब आएगी, क्या कर दिया मैंने, s की क्यूब आएगी बच्चों, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या आ जाएगा नहीं, KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा, यहाँ पे ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया, देखो ये आ जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इनटू में इसकी कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्युबिलिटी और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यानी KSP इज इक्वल टू, यानी s की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो s की पावर 3 बराबर किधर जाएगी, तो क्यूब रूट बन जाएगी KSP की, अंडर रूट क्यूब ऑफ KSP, तो s इज इक्वल टू रूट क्यूब ऑफ KSP ले लो बस, यहाँ पे KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके लिए, 10 की पावर -15, ZnOH का होल थ्राइस के लिए कितनी दे रखी है भाई, 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, 10 की पावर -5 आ जाएगी इसके लिए, 10 की पावर -5, कुछ गड़बड़ हो रही है शायद यहाँ पे, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं हम यार, क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पे, ZnOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, s और s स्क्वायर है, इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, और यहाँ पे 2s होगी, ओफो, यहाँ पे s होगा, यहाँ पे 2s होगा, तो ये 2s का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये जो वैल्यू आएगी हमारी 4s की क्यूब, अंडर रूट में डिवाइड में 4 भी आएगा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 डिवाइड में आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा यहाँ से 4, तो इसकी रूट क्यूब हमारी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से इसकी, यहाँ से तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम आगे, ये देखो यहाँ से वापस से कर रहा हूँ मैं, इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, या इधर कर लेते, तो यहाँ से देखो ये किस तरीके से होगा, तो यहाँ से इसकी रूट क्यूब अलग अलग करके लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू 10 की पावर -15 की पावर 1/3 और इंटू में 1/4 को लिख लेते हैं 0.25, मैंने सॉल्व करना ये सब बता रखा है ना किस तरीके से करते हैं इसको, क्यूब रूट को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। अब देखो यहाँ से तो ये 10 की पावर -15 है, तो सीधी डिवाइड हो जाएगी, तो कितनी बाहर आ जाएगी, 10 की पावर माइनस, ये 5 के टेबल पे चली जाएगी ना, 10 की पावर -5 आ जाएगी, इंटू में 0.25 का रूट क्यूब कितना होगा, 0.25 का रूट क्यूब लगभग 0.5 नहीं 0.6 के आसपास आएगी, देखो कैसे 0.6 की मल्टीप्लाई करो 0.6 में, फिर 0.6 में यहाँ पे ये आ जाएगा 36, यानी 0.36 और 36 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और कितना आएगा ये 216, और 3 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, 216, और ये कितना दे रखा हमारा 250 है, 0.2250, तो यानी 6 के आसपास ही कोई वैल्यू आएगी हमारी, तो यानी s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा 0.6 इंटू में 10 की पावर -5, s की वैल्यू ये आ गई हमारी। यहाँ से AGBR के लिए कितनी आई थी, 7 इंटू 10 की पावर -7, और यहाँ पे कितनी आई इसके लिए 10 की पावर -5। इतना तो क्लियर है कि Zn जो है ये वाला जो हमारा Zn के लिए आगे होगा, Br से Zn के लिए आगे होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाली सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ZnOH AgBr में। एक ही ऑप्शन में आगे दे रखा है यार, ऑप्शन नंबर 4, तो आंसर तो यही होना चाहिए। ठीक है, आंसर तो यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो ये वैल्यू कम है, ये ज्यादा है। ठीक है,
तो आंसर तो यहीं से आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 0.6 इंटू में 10 की पावर माइनस के 5, ठीक है, ZnOH के लिए। तो आंसर तो यहीं से आ जाना चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं कि Hg2Cl2 की सबसे लास्ट में जाएगी क्या। आओ चेक कर लेते हैं बच्चों इसको भी, ठीक है, फटाफट से। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए जो है थोड़ा लेंथी थी कैलकुलेशन, है नहीं, बाकी तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देखो जो है चेक कर लेते हैं हम Hg2Cl2 के लिए। Hg2Cl2 ये थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखना था बच्चों को, ये डिसोसिएट कैसे होता है, नहीं, इसका यहाँ भी ये भी ध्यान रखना है कि डिसोसिएट कैसे होता है, ठीक है। Hg2Cl2 ये अलग से स्टार मार्क करके लिखवा रखा था, कैसे डिसोसिएट होगा बताओ। ये होता था Hg2 पॉजिटिव इस तरीके से, है नहीं, Hg2 पॉजिटिव इस तरीके से डिसोसिएट होता था, और प्लस 2Cl नेगेटिव, है नहीं। यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट करते हैं, यानी +2 में दो Ag आपस में मिलके, यानी कि एक सिंगल Hg पॉजिटिव नहीं बना सकते हम, नहीं, Hg पॉजिटिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्या होता था, ये Hg पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए जो है Hg2 पॉजिटिव और उस पर दो चार्ज होता है, इस फॉर्म में वो क्या करता था हमारा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो, अगर ये सही कर लिया होगा फिर तो कुछ बचा ही नहीं, इसका सोलिबिलिटी प्रोडक्ट S होगा, ठीक है। स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, और इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 2S हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस से जो है KSP प्रोडक्ट कितना आएगा, KSP प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 4S की क्यूब, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जो है इसका KSP में इसकी पावर रख देते हैं, इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और फिर जो है यहाँ पे इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी रखिए, 2, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा 4S की क्यूब वापस से, यानी S इज टू वापस से बन जाएगा रूट क्यूब ऑफ KSP बाई 4, और बाई 4 को मैं सीधा लिख देता हूँ 0.25, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें, ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब KSP की वैल्यू देख लो बच्चों, यहाँ पे कितनी दे रखी है, KSP की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 18, 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 18, ठीक है, और इंटू में 0.25, ठीक है सर, ठीक है जी। तो यहाँ पे 10 की पावर, इसका रूट क्यूब तो 10 की पावर 6 बाहर आ जाएगा, यानी S इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 बाहर आ जाएगी 18 की। अब यहाँ पे बच रहा है, इसका रूट क्यूब कितना होगा, 1 होगा, और इसका कितना होगा 0.25 का, ये 0.6 होगा, ठीक है, ये 0.6, ये 1, है नी, 1.3 1 की अप्रॉक्सी है, तो ये 1 ही होगा। तो 10 की पावर माइनस 6 आ रही है, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6। AgBr के लिए कितनी आई थी हमारी, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। और ZnOH का ये AgBr के लिए आई थी, AgBr, और ZnOH का होल ट्वाइस के लिए कितनी आई थी बच्चों, ZnOH का होल ट्वाइस इसके लिए आई थी हमारी 0.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 5, ये आई थी। और इसके लिए कितनी आ रही है, इसके लिए आ रही है 0.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 6। तो Hg2Cl2 के लिए कितनी आ रही है, Hg2Cl2 के लिए आ रही है 0.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसकी पावर 6 है, तो सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे कम पावर नहीं, सॉरी, सबसे लास्ट में AgBr जाएगा, AgBr जाएगा ना सबसे लास्ट में। सबसे आगे आएगा ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस सबसे पहले आ जाएगा, और हमारा Hg2Cl2, ठीक है। Hg2Cl2 कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन, इसको 1/2 ना रखे, इसको 0.25 को 1/4 ही रखे, जैसा यहाँ पे था 1/4 आएगा ना यहाँ पे, तो ये कट जाएगा आराम से, हो जाएगी 0.3, 0.3, 0.3, और 0.3 किसके आसपास आएगा, 0.3 आएगा ये, ठीक है, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। तो 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अगर यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कंपैरिजन करें, इसकी इसमें, ये सबसे आगे, ठीक है, उसके बाद ये, और उसके बाद ये, ठीक है। अगर इसको 10 की पावर माइनस 6 में बना लें हम, तो ये 70 इंटू 10 की पावर माइनस 6 होगा ना यार, ठीक है। और ये 0 पॉइंट कितना है, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी AgBr की, ठीक है। AgBr की वैल्यू Hg2Cl2 से ज्यादा होगी, ठीक है। देखो ना, ये 10 की पावर माइनस 7 है, ये 10 की पावर माइनस 6 है, मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो 0.7, सॉरी 0.7 आएगा ये, 0.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है,
तो 10 की पावर -6 तो दोनों में कॉमन है, तो 0.3 और 0.7 में कौन सा ज्यादा होगा, 0.7। तो AgBr जो है आगे आ जाएगा Hg2Cl2 से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सबसे आगे ZnOH का उल्टवाइज, तो 4 बताया था मैंने, है देख लेते हैं सबसे आगे ZnOH का उल्टवाइज, फिर AgBr, फिर Hg2Cl2, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमारा यहीं से दोनों को सॉल्व करके आगे थे इनकी वैल्यू। ठीक है, थोड़ा टाइम लगे बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन अच्छा था, लेंथी था, ठीक है, इसलिए मैंने टाइम भी लगाया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, याद करो, ठीक है, मैंने बताया था तुम्हें कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, ठीक है, फिर सबसे कम होती है आयोडीन की। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, ये EN का ऑर्डर था, EN का, इधर से इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, इधर से इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या बताया था मैंने, बस यहाँ से Cl आगे उठ के यहाँ पे आ जाता था, क्यों आता था सर, है नहीं, रीजन आप बताओगे कमेंट के अंदर, क्या रीजन था इसका, कि Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। क्या रीजन था कि यहाँ पे चार्ज डिस्पर्शन, क्योंकि इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज्यादा थी, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो भाई उसको स्टेबल भी तो करके रखना है, तुमने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन छीन तो लिया किसी से, उसके अपने ऊपर फिर सजाओ भी भाई, उसे स्टेबल भी रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जैसे साइज बढ़ेगा, अरे फ्लोरीन 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 के नीचे है ना क्लोरीन, तो जैसे साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा, तो मतलब जैसे साइज बढ़ता है तो डिस्पर्शन ऑफ चार्ज वो भी क्या होता है ज्यादा, और डिस्पर्शन ऑफ चार्ज ज्यादा होगा मतलब, डिस्पर्शन मतलब फैलाव, चार्ज का फैलाव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो भाई स्टेबल होगा, एक जगह पे नहीं होगा ना, ठीक है, तो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए यहाँ पे बस चेंज आ जाता है साइज की वजह से, क्योंकि ये बहुत छोटा है भाई, है नहीं, सबसे ऊपर प्रेजेंट है सेकंड पीरियड में, सबसे यानी बहुत छोटा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, तो और छोटा हो गया उसकी वजह से, तो सबसे छोटा साइज है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इस पे नेगेटिव चार्ज देखो लाना तो चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी हाई है, लेकिन जैसे ही आता है तो वो स्टेबल नहीं हो पाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो सबसे ज्यादा क्लोरीन की हो जाएगी, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ClFbRi, 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 ऑप्शन नंबर थर्ड। अरे ज्यादातर ऑप्शन थर्ड ही आ रहे हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 54 है, देखो, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड P and Q डेल्टा H मिक्सिंग, ये कह रहा है आइडियल सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए P and Q को हमने मिक्स किया, आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा H भी जीरो आएगा, है चेंज इन एंथैल्पी जीरो आएगा, और वॉल्यूम चेंज भी जीरो आता था, है नहीं, क्योंकि ना तो कोई हीट निकलती थी, है नहीं, क्योंकि बॉन्ड हमारे क्या थे, देखो जो AA इंटरेक्शन थे और जो BB इंटरेक्शन थे बच्चों, जो जो BB इंटरेक्शन थे वो मिलाने के बाद भी जो AB इंटरेक्शन बनने वाले, यहाँ पे सब कुछ जो है जितनी इंटरेक्शन यहाँ पे थी इन दोनों में उतनी इंटरेक्शन यहाँ पे होगी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना तो वॉल्यूम चेंज आएगा ना ही हीट चेंज होगी, ठीक है, तो यानी ये तो भाई क्या हो गया, सही हो गया ऑप्शन, असर तो सही है। रीजन क्या कह रहा है, नो इंटरेक्शन अकर बिटवीन P and Q इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि नो इंटरेक्शन बिटवीन P and Q, जो हमारा P and Q है, यहाँ पे A भी लिखा है हमने क्योंकि नोट्स में तो ये लिखा रखा है P and Q, ठीक है, ये हमारा PP होगा, मान लो ये QQ होगा, ठीक है, AB की जगह, यहाँ पे इंटरेक्शन क्या होंगे PQ, तो ये कह रहा है कि P और Q के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होंगे भाई, जब दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तुम और तुम कह रहे हो कि वो सॉल्यूशन बना भी रहा है, तो सॉल्यूशन बनाने का मतलब क्या, इंटरेक्ट करा होगा ना उन्होंने, तो रीजन क्या हो गया, गलत हो गया बच्चों, ठीक है, तो रीजन गलत है और असर्शन हमारा करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन है, ए इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी थर्ड है, देखो इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, द अमीनो एसिड दैट गिव्स अ रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अरे तो लेजाइन टेस्ट है यार, दोबारा क्वेश्चन, है नहीं, लेजाइन टेस्ट है, देखो लेजाइन टेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कौन देता था बताओ, रेड ब्लड सेल जैसा कलर कौन देता था, सोडियम फ्यूजन के साथ, यानी सोडियम फ्यूजन, जब हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट करते थे, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऐसा कंपाउंड कि एक ही कार्बन के अंदर दोनों मतलब दोनों ग्रुप अटैच्ड हो, एक तो ऐसा ग्रुप हो तुम्हारा जिसमें नाइट्रोजन भी हो और जिसमें सल्फर भी हो, ल्यूसिन नहीं, इसके अंदर तो नहीं होता, ठीक है, मिथ्योनिन होता था इसका आंसर, है नहीं, मिथ्योनिन, तो इसका ऑप्शन का चले, इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड है, वाह
क्या बात है, इसका भी ऑप्शन नंबर थर्ड है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 56। और क्वेश्चन नंबर 56 जो है हमारा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, द इलेक्ट्रोड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर द सेल हाफ सेल रिएक्शन Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव में। चलो पहले लिख लेते हैं नहीं इस इक्वेशन को, क्या कहना चाह रहा है। तो पहले गया हमारा Fe3 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Fe2 पॉजिटिव में गया, Fe2 पॉजिटिव में यहाँ पे गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि हाफ सेल 298 केल्विन गिवन है ई नॉट Fe3 पॉजिटिव से Fe में। अच्छा, जब ये Fe3 पॉजिटिव से जा रहा है कहां पर, Fe3 पॉजिटिव से Fe में गया सीधा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अरे हमें दिख रहा है सीधा सीधा Fe3 पॉजिटिव से Fe में जा रहा है सीधा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे इसने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है, ई नॉट वैल्यू इसके लिए दे रखी है हमारी 0.04, माइनस की वैल्यू दे रखी है। फिर देखो एंड Fe2 पॉजिटिव से जब Fe में आया, यहां पे लिख लेंगे इसको, Fe2 पॉजिटिव से जब किस में आया, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज करके, 2 इलेक्ट्रॉन, अरे 2 पॉजिटिव चार्ज था, Fe प्लस में आ रहा है, Fe प्लस में आ रहा है, Fe में आ रहा है, सॉरी Fe में आ रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए भी ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने कितनी दे रखी है, माइनस के 0.44। इसके लिए भी ई नॉट दे रखा है माइनस 0.44। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो एक बार देख लेते हैं, हमें इसके लिए ई नॉट की वैल्यू निकालनी है Fe3 पॉजिटिव से जब Fe2 पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दे रखी है और इसके लिए भी दे रखी है। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे यार। यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये हमारा E1 बोल देते, इसको E1 Fe2 पॉजिटिव के लिए, इसको E2 बोल देते, E3 निकाल लेते हैं। क्यों? E3 निकाल लेते हैं। E3 क्या होगा, वैसे ये होगा ना हमारा कंप्लीट सेल जो हाफ रिएक्शन होगी, Fe3 पॉजिटिव ये होगा, E3 ये होगा, E3 ये होगा बच्चों, और E1 और E2 ये हो जाएंगे। E1 और E2 देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है तो हम इसको E1 बोल देंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है पूरे पूरे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है क्योंकि Fe2 पॉजिटिव से सीधा Fe में जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो इसे E1 बोल देंगे इसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को, और इसको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, इसे E3 बोल देते हैं। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो सीधा हमने लिखवा रखा तुम्हें, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला, जिन बच्चों ने ये लगाया होगा E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3, भाई उनका तो गलत हो गया होगा पहले, क्योंकि मैंने बताया था कि डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ना तो ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता था हमारा, स्पॉन्टेनियस जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी थी, वहां से एक फॉर्मूला निकलता था N1 जो है यहाँ पे N3 लिख लेते हैं, N3 E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट। बस अब तो जो है रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा N3 E3 नॉट। N3 कितना है हमारा भाई, देखो N3 ये रहा 3 इलेक्ट्रॉन के लिए, E3 इसको माना है ना हमने, E3 इसको मान लिया हमने, और E2 इसको मान लिया, और E1 हमने इस वाले को मान लिया। हाँ, E1 की वैल्यू तो गिवन थी। अच्छा, E1 तो हमें फाइंड करना है, E1 ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए जी, तो N3 हमें दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, E3 नॉट दे रखा है माइनस के 0.4, माइनस 0.04 सॉरी, ये वैल्यू दे रखी है, इज इक्वल टू N1 देखो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो यानी N1 तो 1 हो जाएगा, और इनटू में E1 नॉट तो हमें निकालना है, ये तो कैलकुलेट करना है, प्लस N2 कितना दे रखा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो ये 2 हो जाएगा, E2 नॉट कितना दे रखा है हमें, माइनस के 0.44, इनटू में इसकी माइनस के 0.44, यहाँ पे ध्यान रखो ये माइनस के 0.44 लिखा हुआ है, यदि इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ये माइनस के 0.88 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो माइनस के 0.88 इधर जाएगा तो प्लस के 0.88 बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा हमारा, फिर E1 नॉट बच जाएगा, E1 नॉट की 1 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो इधर से तो हमारा माइनस के 0.88 इधर लाएंगे हम इस तरफ। ठीक है, तो ये प्लस का बन जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो यार कितना आ जाएगा, 0.12 माइनस के, ये देखो 3 4 12, तो 0.12 आ जाएगा, और माइनस के जो प्लस के 0.88। ठीक है, E1 नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यही कैलकुलेट करना था। 88 में से 72 12 माइनस करोगे तो 76.76 वोल्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, चलो 3 की जो तिकड़म लगी थी वो तो टूटी, सेकंड आंसर इसका आया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखो ये तुम्हारा टाइट्रेशन से क्वेश्चन है। इन एन एसिडिक मीडियम 10 ml ऑफ 0.25 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, मोलरिटी दे रखी है ऑक्जेलिक एसिड की 0.25, वॉल्यूम दे रखा है 10 ml ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। टाइट्रेटेड विद KMnO4 सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रीच एंड पॉइंट इज 10 ml। अच्छा, वॉल्यूम कितना भाई, 10 ml दे रखा है KMnO4 के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ द KMnO4 यानी तुमसे कॉन्सेंट्रेशन पूछिए एंड पॉइंट पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी जब वॉल्यूम हमारा 10 ml गिवन है। तो फॉर्मूला यार हम जो फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता था बताओ, फॉर्मूला क्या था हमारा, जो मैंने बताया था तुम्हें, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है नहीं, इक्विवेलेंट बराबर कर लो, है नहीं, जैसे N1 V1 V1 N1 V1 किसके लिए कह रहे हैं हम यहाँ पे, देखो N1 हमने बोल दी मोलरिटी ऑफ, यानी जो नॉर्मलिटी है वो किसकी, और यहाँ पे हम बात करें N1, यहाँ पे हमने बोल देते इसको पहले डिनोट कर देते, ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू होगा वो N2V2। N1 को ओपन कर ले क्योंकि नॉर्मलिटी नहीं गिवन है, यहाँ पे मोलरिटी गिवन है, तो ये नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो M1 और N1 V1 इज इक्वल टू M2 N2, N क्या है यहाँ पे, एन फैक्टर है, ठीक है, V2। M1 कितनी दे रखी है ऑक्जेलिक एसिड के लिए 0.25, N1 कितना दे रखा है भाई, नहीं इन एसिडिक मीडियम में कहा, देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में KMnO4, ठीक है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आता था MnO4, यानी Mn+7 से कहाँ पे जाता था बच्चों बताओ, +2 के अंदर, यानी एन फैक्टर कितना आता था हमारा 5, एन फैक्टर कितना आता था यहाँ से 5 आता था 5, ठीक है, +7 से +2 में जाता था ना, नहीं +2 में, अरे एन फैक्टर +5 से किस में जाएगा, +7 से +5 में जाएगा, तो एन फैक्टर कितना आएगा 2, एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा, इनटू में V1 कितना दे रखा है 10 ml, और M2 V2, M2 में फाइंड करनी है, ठीक है, ये तो है स्ट्रेंथ सॉल्यूशन, ये इसकी KMnO4 की ये फाइंड करनी है हमें, M2 कितना आ जाएगा बोलो, M2 तो M2 ये तो फाइंड करनी है, N2 कितना आ जाएगा एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का, बताओ कितना आएगा यहाँ पे, N2 कितना आएगा, KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड हमारे यहाँ पे पता है, ऑक्जेलिक एसिड का, अरे यार एन फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का 2 होता है, सॉरी ये मैंने किसका रख दिया बच्चों, KMnO4 का रख दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है, 0.25 इंटू में ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर, क्योंकि हम मोलिनिटी किसकी रख रहे हैं यार यहाँ पे, ठीक है, 0 ऑक्जेलिक एसिड की रखी है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्जेलिक एसिड का जो एन फैक्टर होता था वो कितना 2 होता है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 10 ml है, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का। M2 देखो ये फाइंड करनी है KMnO4 के लिए, इंटू में N2 ये 5 होता है, ठीक है, ये कितना होता है 5, हाँ, +7 से +2 में जाता है, तो एन फैक्टर 5 आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है ना, तो 5 आएगा, ठीक है, ठीक है, और V2 कितना गिवन है भाई, यहाँ पे भी V2 10 ml गिवन है, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, ये 10 से 10 काट दो पहले, तो काट दो इसको, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 और इक्वल टू M2, और ये डिवाइड में आ जाएगा इधर 5, 0.1 आंसर आएगा, कितना आएगा 0.1 मोलर आंसर आएगा इसका, कहाँ गया 0.1, 0. पहले ही ऑप्शन है, ठीक है 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें, अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, तो भाई इसके लिए तो ट्रिक लिखवा रखी है पूरी, है नहीं, क्या थी ट्रिक बताओ, ट्रिक क्या थी, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, है नहीं, आई बर्बादी, ठीक है, सनी क्लास से फरार, है नहीं, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एस नेगेटिव क्लास से फरार, S2 नेगेटिव, ठीक है, सनी क्लास से फरार, F नेगेटिव, ठीक है, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, O ऑक्सिलेटो यानी OH नेगेटिव और OX2 नेगेटिव, ठीक है, O ऑक्सिलेटो पानी, ठीक है, ये होता था हमारा, ये ऑर्डर था, और इसके बाद जो है ऑक्सीजन के बाद यानी ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरफ ये, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं,
इधर जाने पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। यानी सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन होगा भाई तुम्हारा, ये आई नेगेटिव होते हैं, हेलोजन हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन होगा हमारा, वाटर के बाद कौन होगा वो बताओ कौन आता था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डोनर, फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चलेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसकी डोनेशन पावर कम होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। उसके बाद कौन आ जाएगा, कार्बन वाले कंपाउंड हो जाएंगे, यहाँ पे सी एन नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि देखो सी एन नेगेटिव इसलिए आता था क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे किस पे होता है बताओ, सी एन नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज किस पे है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है ना डोनर एटम, नहीं सॉरी कार्बन, ठीक है। और उसके बाद आता था हमारा सीयू, ठीक है, ये ऑर्डर था। तो सीओ सबसे अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते भाई, बस ऑर्डर ही पूछा है यहाँ पे तो है नहीं, उसकी बस ऑर्डर बता दो, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, सीओ, NH3, वाटर और सीएल। सीएल तो सबसे पीछे आएगा, सीएल सबसे पीछे आएगा, ये दो ऑप्शन ये तो खत्म हो गए, सीएल की सबसे बेकार होती है। और यहाँ पे देखो सीओ इन दोनों ही ऑप्शन में सबसे आगे दे रखा है, ठीक है। तो अब चल लेंगे सीओ के बाद, जो देखो ऑक्सीजन जो है सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ होगी वो सीओ की होगी। उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन डोनर लिख दिया है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यह बिल्कुल जाहिर सी बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है ना ऑक्सीजन से, तो ये अच्छा डोनर होगा नाइट्रोजन, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, 2 moles of an ideal gas undergo free expansion from 10 लीटर टू 100 लीटर। अरे सबसे बड़ी बात तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, पहली बात तो इसको देखो, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता था कि फ्री एक्सपेंशन को हम इस तरीके समझ लो कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस है नहीं। फ्री एक्सपेंशन जब हम भी एक्सपेंशन करते थे हम क्या मानते थे कि हीट यहाँ पे जो है जीरो हो रही है, यानी हीट चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन में होगा क्या, 10 लीटर से और 100, और देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कह रहा है वो वैसे भी है नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट है 300 केल्विन है, द वैल्यू ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, यानी एंट्रोपी चेंज बताना है सिस्टम और सराउंडिंग का। तो देखो जब भी कोई गैस फैलती है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि गैस फैल रही है, ये कोई कंटेनर है हमारे पास, और गैस क्या कर रही है भाई, फैल रही है, यानी रैंडमनेस उसकी बढ़ रही है, ठीक है। जितना गैस रायते की तरफ फैलेगी उतनी जो है उसके अंदर क्या होगी, एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा, एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है बाहर का, नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट है, या इसका जिसके अंदर जिस सिस्टम के अंदर सिस्टम का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और बाहर का भी हमारा लगभग जो है सेम ही है, ठीक है, कांस्टेंट है हमारा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस है नहीं तो चेंज नहीं आएगा, यानी हीट चेंज तो नहीं होने वाली, ठीक है, तो हीट का लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं जो है पॉजिटिव में बढ़ी रही है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से होगा क्या, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, सिस्टम अच्छा वैल्यू दे रखी है यार, ठीक है। तो अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगा लो भाई, है नहीं, फॉर्मूला क्या होता था हमारा, डेल्टा एस सराउंडिंग सॉरी सिस्टम, क्या होता था फॉर्मूला बताओ, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता था, एल एन, क्या होता था, 2.303, है नहीं, वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 2.303 आर और लोग V2/V1, ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो बस, ठीक है। वॉल्यूम में दे रखा है V2, V2 फाइनल वॉल्यूम 100 है, इनिशियल वॉल्यूम 10 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2.303 इंटू में आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू लीटर, आर की टर्म में दे रखे, आंसर तो रखने की जरूरत नहीं, चलो V2/V1 तो 100/10, V2 फाइनल वॉल्यूम है ना 100 है, इनिशियल वॉल्यूम 10 है, ये कट के आ जाएगा कितना 10, लॉग भी यहाँ पे लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.303 इंटू में आर, एक चीज भूल गया मैं यहाँ पे, एक चीज और होता था 2.303 एन, ठीक है, एन क्या पे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स कितने के रखे हैं यहाँ पे इन्होंने 2 मोल्स के रखे हैं यहाँ पे, है नहीं, मोल्स भी आएगा भाई, तो इंटू में मोल्स, और मोल्स की जैसे ये मोल्स हमारे दे रखे हैं यहाँ पे 2, ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 4.606, ठीक है आर, ये सिस्टम की एंट्रोपी आई, ठीक है, तो सिस्टम की एंट्रोपी, और यहाँ पे देखो सिस्टम की एंट्रोपी यहाँ पे जीरो, भाई हो ही नहीं सकता, एक्सपेंशन हो रहा है, पहले बताया था मैंने, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो जीरो पॉजिटिव यानी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, ठीक है, तो बढ़ रही है एंट्रोपी, तो डेल्टा सिस्टम देखो 4.60 और पॉजिटिव में आई है,
यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में वैसे भी कंफ्यूज नहीं होना था, क्योंकि ये माइनस का मतलब ये तो घट रही है और पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो बढ़ रही है। मैंने बताया था एक्सपेंशन से बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा सराउंडिंग की, अच्छा ये सराउंडिंग की दे रखी है, सॉरी ये सराउंडिंग की दे रखी है माइनस के 4.606, ठीक है। तो यार सराउंडिंग की तो जीरो होगी ना, सराउंडिंग की तो जीरो होगी, क्योंकि सराउंडिंग से टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, यानी हीट का तो चेंज हो ही नहीं रहा है, वहां को तो ना तो हीट मिल रही है, ठीक है। सिस्टम ही तो हमारा एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। सराउंडिंग तो हमारी फिक्स है वो तो उसके लिए तो जब हीट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है मतलब हीट चेंज भी नहीं हो रही, हीट चेंज नहीं हो रही है तो कोई इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा एच क्या जाना चाहिए हमारा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा इसके हिसाब से, तो ठीक है 4.606 इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, सराउंडिंग को जीरो होगी। अगर यहाँ पे यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स की वो भी क्या होगी हमारी, वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे यूनिवर्स के बारे में पूछ लेता कि बताओ यूनिवर्स की क्या होगी फ्री एक्सपेंशन में, तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, नहीं ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन भी इसमें तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूला तो पता होना चाहिए था, डेरिवेशन भी, यानी डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछा है सीधा सीधा। हमने तो तुम्हें सीधा बताया था, देखो मैंने तो तुम्हें देखो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि ए इक्वल टू बी के लिए हमने एक 50% का फॉर्मूला निकाला था, टी 50% का, बताओ टी 50% का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता था 2k, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कह रहा है यहाँ पे 2 इक्वल टू बी इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेयर k इज इक्वल टू 1 मोलर, k की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए नोट भी दे रखी है भाई इन्होंने, ठीक है, इक्वल टू बी के लिए जो है ए नोट भी दे रखी है, वो सारी चीजें लिख लेंगे हम जो भी दे रखा है। और टाइम टेकन फॉर कंप्लीट 75% के लिए हमने पूछा है कितना टाइम लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुमसे, यहाँ पे इस रिएक्शन को देख के मेरे को पता चल रहा है कि जो फॉर्मूले हमने बुक के अंदर लिखे हैं वो फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वो ये जितने भी टी 50% ये सारे फॉर्मूले टी 75% हमने निकाले थे, वो किसके लिए निकाले थे, वो जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए निकाले थे, ए इक्वल टू बी, यानी जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनका कितना ले रखा था 1 बच्चों, ठीक है। जिसने ये बात पहचान ली होगी भाई उसने सही कर दिया होगा आंसर, नहीं तो गलत हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें याद करो सीधा बताया था कि अगर यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं तो वो हमारे डिवाइड में तो आएंगे, है नहीं, हमारे कहाँ पे आएंगे, डिवाइड में ही तो आएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे देखो इसके लिए हम इसके लिए 2a प्लस बी के लिए अभी सॉल्व तो हम कर देंगे बाद में, लेकिन क्वेश्चन को करना कैसे था वो देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि अब ये क्योंकि घट रहा होगा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए यानी डी ए बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना था, हमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको डिवाइड भी करना था, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ये आर इज इक्वल टू के डी टी, वही लिख रहा हूँ, ठीक है, आर इज इक्वल टू के ए, और यहाँ पे जीरो है, ठीक है, जो प्रॉपर ही बता देता हूँ मैंने, क्योंकि तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी देखेंगे, ठीक है, फिर कहेंगे नहीं समझ आया था क्या बताया, तो शुरू से एक बार प्रॉपर बता देते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो हमने जितने ही फॉर्मूले ड्राइव करे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो इस वाले इक्वेशन के लिए किए थे जहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जितने ही फॉर्मूले थे टी 50% का हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी 75 किसी के लिए भी तुमने ड्राइव किया हो, तो ये जो फॉर्मूले थे वो किसके लिए थे, ए इक्वल टू बी के लिए वैलिड थे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, इसके लिए कि जब 2 इक्वल टू बी हो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया था क्लास के अंदर ही कि देखो यहाँ पे क्या होगा, हम सिंपली अपना लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं हम इसके लिए 2 इक्वल टू बी के लिए, क्या आ जाएगा के ए की पावर 0, अब ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रखना था ए इक्वल टू बी, में तो हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं रखते थे ना, यहाँ पे क्या रखते थे हम 1 रखते थे, क्योंकि ए इक्वल टू बी था, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी 1 थी। यहाँ पे कितनी है 2 इक्वल टू बी दे रखी है, जो रिएक्शन गिवन है यहाँ पे 2 इक्वल टू बी, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगी इक्वल टू के, ठीक है। तो बस देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन में ये जो है डिवाइड होना था 2 से, यानी जो भी हमारा फॉर्मूला था उसे 2 से और डिवाइड कर लेते थे, जो भी हमने फॉर्मूले ड्राइव करे ए इक्वल टू बी के लिए। तो यहाँ पे देखो इस वाले इक्वेशन के लिए पूछ रहा है,
तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी ये फॉर्मूला टी 50% का इस वाले इक्वेशन के लिए जो आएगा a0/4 के बन जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे यहाँ पे, तो हमने ये फॉर्मूला देखो इधर पहुंचा लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे dA इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये माइनस भी इधर पहुंचा लेते हैं, कितना आ जाएगा माइनस के 2 के dt। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो ये dA इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे हम a0 से 80 तक, इसका है नहीं, a0 से 80 तक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, और इसका 0 से t तक करेंगे, ये आता था हमारा, बोलो 80 माइनस a0। ठीक है, 80 माइनस a0 इज इक्वल्स टू माइनस के 2 के, ये ऐसी है, और इसका ये आ जाएगा t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी t माइनस 0 कितना होगा t, यानी माइनस के 2 के t आ जाएगा। अब देखो इसको मैं माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस तरफ, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा a0 माइनस 80। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 के टी। अब यहाँ से 50% के लिए फॉर्मूला निकालेंगे हम, 50% टी 50%, वो टाइम टी 50% मतलब वो समय जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधी रह गई है, आधी रह गई है या आधी खत्म हो गई है, दोनों बात एक ही है। यानी जो टी है हमारा वो कितना खत्म हो गया होगा भाई, 50%। ठीक है, जो टी है हमारी इनिशियल यानी टी टाइम पे 50% टाइम वो टाइम है जहां पे हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आधी बची है, जितनी इनिशियल थी उसकी आधी बची है, यानी a0 माइनस, इसको क्या मैं 80 को a0/2 लिख सकता हूँ, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2k, और 2k 50% आ जाएगा। यहां से इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा यार, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा ही बचेगा ना, a0/2 बच जाएगा। ठीक है, और ये 2k इधर आ जाएगा तो इनटू में 2k, a0/4 के देखो फॉर्मूला बनेगा हमारा, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया। मैंने पहले बोला था कि जितने भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब जो है डायरेक्टली हम चलते, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने सीधा बता रखा था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार और यहाँ पे डेरिवेशन की कैसे आया था वो फॉर्मूला फिर भी मैंने बताया यहाँ पे। तो देखो हमारा a इक्वल टू बी के लिए जो फॉर्मूला था, a इक्वल टू बी के लिए तो टी 50% का वो कितना आया था, a0/2 के आया था, ये हमें सबको याद है। लेकिन 2a प्लस बी के लिए यही फॉर्मूला कितना बन जाएगा, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो इसके लिए टी 50% का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, a0/4 के, यानी 2 इंटू 2 के, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे, तो ये a0/4 के हो जाएगा। यानी अगर 50% कंप्लीशन के लिए, यानी वो टाइम है जहां पे 50% रिएक्शन खत्म हो चुकी है, 50% कंप्लीट होने के लिए इतना टाइम लगता है, तो 1% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 50 से डिवाइड कर दो सर। ठीक है, अरे अगर 50% कंप्लीट होने के रिएक्शन के लिए इतना टाइम लग रहा है a0/4 के 1% के लिए, अभी क्यों कर रहे हो सर, यूनिटरी मेथड क्यों लगा रहे हो, मैंने बताया था जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड अपन लगा सकते हैं। यार ये क्या दिक्कत है, जीरो ऑर्डर में अपन यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू बी के लिए हमारा क्या था, जो t 50% था वो कितना था, a0/2 के, a0/2 के। ठीक है, और इसी के लिए 2a इक्वल टू बी के लिए कितना आ जाएगा, t 50% वो आ जाएगा a0/4 के। ठीक है, 4k। चलो, अब 50% ये वो समय है जहां पे जो है इस आधा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए इतना टाइम लगता है, यानी 50% रिएक्शन के लिए हमें टाइम लग रहा है a0/4 के। 1% के लिए कितना लगेगा सर, a0/4 के इंटू में 50, जो भी है, ज्यादा का पता है कम का निकालना है, एक का निकालना है, डिवाइड कर दो। लेकिन हमें एक के लिए थोड़ी पूछा है, हमसे तो 50% के लिए पूछा है, तो 50 जितने के लिए पूछ रहा है, एक के लिए पता है, अरे 1 रुपए की 4 टॉफी है, तो जो है बताओ 75 रुपए कितनी हो जाएंगी, है नहीं, 75 रुपए कितनी हो जाएंगी, 300। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 रुपए की इतनी कोई चीज है, तो बताओ 2 रुपए कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई, 10 रुपए कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई, ऐसे 1% खत्म होने में इतना टाइम लगता है, a0/4 के इंटू 50। ठीक है, तो 50% के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 75% के लिए कितना हो जाएगा, 75 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के इंटू में 50 इंटू में 75। बस अब तो सीधी वैल्यू रख लो। हमें यहाँ पे दे रखा है a0 जो है दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कितना गिवन है देखो, अरे कितना गिवन है यार, कहाँ चला गया, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, ऊपर चला गया शायद क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ से देखो इसकी 2 मोलर, मेरे को जहां तक क्वेश्चन याद आ रहा है इसको 2 मोलर दे रखी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई 4 के इंटू में 50 और इंटू में 75,
ये 25 के टेबल पे जाएगा 2 पे, ये 3 पे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ये बच जाएगा 4/3। कितना बच जाएगा? 4/3 के। और के की वैल्यू हमें रेट कांस्टेंट 1 दे रखा था शायद, है नहीं? रेट कांस्टेंट 1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स दे रखा था। तो 4/3 कितना होता है? 4/3 कितना होता है बताओ? ये हो जाएगा हमारा 0.75। देखते हैं भाई वहां पे 3/4, 3/4 सॉरी 3/4 कितना होता है हमारा? 0.75। तो देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा था क्या? 0.75, ठीक है, तो ये रहा 0.75। 0.75 ऑप्शन नंबर इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पे जिन बच्चों ने A0/2 के लगाया होगा, A0/2 के लगाया होगा यहाँ पे, ठीक है, A0/2 के T50%, यही फॉर्मूला लगा दिया होगा, उन बच्चों को गलत आया होगा, उनका डबल आया होगा आंसर, डबल 1.5 मिनट आया होगा, ठीक है। तो इन चीजों को भाई बहुत प्रैक्टिस कराई है मैंने, नहीं बहुत बार बोलता था कि इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनऑर्गेनिक्स है। ये कह रहा है असर्शन जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल है हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बिल्कुल 3D इलेक्ट्रॉन 3D जो मेटल होती थी उनका क्या होता था? जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट और उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते थे। क्यों? उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होते थे, क्यों होते थे? क्योंकि वहां पे जो है 4s के साथ साथ 3D इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते थे। यानी रीजन रीजन देख लेते भाई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन। यानी 4s के साथ साथ 3D के इलेक्ट्रॉन भी क्या करने लगेंगे, वहां पे हमारा पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर। ये रीजन था। अरे नोट्स में बिल्कुल एज इट इज लिखवा रखा है। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहले ही आंसर है बच्चों, है नहीं? पहले ही आंसर है इसका। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सोल्ट एक्स वाई विच इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं जो है बहुत टाइम बाद जो है इस ग्राफ से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और मैं पिछले 2-3 साल से बोल रहा था कि भाई ये ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं पिछले 2-3 साल से बोलते ही आ रहा हूं मैं। देखो आएगा, इसको इस ग्राफ से क्वेश्चन आएगा। तो देखो आज इस बार आ भी गया रेडिट में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ सोल्ट एक्स वाई, हमारे पास कोई एक्स वाई सोल्ट है, एक्स और वाई सोल्ट है, ठीक है, विच इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी अगर जब इसको हम पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वही होते थे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते थे। द प्लॉट ऑफ लैम्डा एम वर्सेस लैम्डा सी। अच्छा, इन्होंने कहा जो लैम्डा एम वर्सेस लैम्डा सी, यहां पर रख लिया हमने लैम्डा एम वर्सेस लैम्डा सी, ठीक है। हेज अ स्लोप ऑफ -90, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल की पावर -3/2 लीटर की पावर हाफ 8298 केल्विन, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस ग्राफ को समझते हैं। मैंने बताया था ये लैम्डा एम यानी कि हम मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं, ये हमने देखा था यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देख रहे थे हम, है क्या रिलेशन आएगा। और ये रूट सी क्यों रखा था हमने यहाँ पे? रूट सी रखा था, मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा कोरराउश रूट स्क्वायर जो रिलेशन था हमारा मोलर कंडक्टिविटी के साथ, वो क्या था? वो था लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे माइनस के बी रूट सी। ये एक स्ट्रेट जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी हमारी। y इज इक्वल्स टू, ये हो गया m, ये हो गया x एक्सिस पे, और ये हमारा क्या होता था भाई? ये होता था हमारा प्लस सी, ठीक है। m क्या था हमारा? -b, जिसकी वैल्यू हमें गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर। कितनी गिवन है? इज स्लोप ऑफ -90, यानी जो है पूरी -b की वैल्यू कितनी दे रखी है? -90, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे माइनस स्लोप की वैल्यू दे रखी है हमें, -b इज इक्वल्स टू -90। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर b इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। b की जगह 90 रखना है हमें, ठीक है। ठीक है सर, आगे और क्या गिवन है देखो, ये दे रखा है। अच्छा, ये कह रहा है 80.01 मोलर। ये क्या था हमारा? ये क्या है? लैम्डा एम की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि लैम्डा में ये क्या था? एनी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। और ये क्या था? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि 298 केल्विन पे 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी, किस ग्राफ किसके लिए बना रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्स वाई तो है हमारा, तो ये किसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी? किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे एक्स वाई की। ये भी किसकी होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्स वाई की।
ठीक है, ये स्लोप भी किसका होगा, किसके लिए निकालना है, एक्स वाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी किसके रखेंगे, ये सी जो है एक्स वाई की यार। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं 0.01, ये सी की वैल्यू दे रखी है हमें, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.01 मोलर। ठीक है सर, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम, ठीक है, इज 145, इस कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा एम की वैल्यू है, ठीक है, इन्फिनाइट डायल्यूशन पे नहीं है, यानी ये लैम्डा एम की वैल्यू दे रखी है कितनी, 145। ठीक है, साइमन सेंट्री स्क्वायर, वो यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा, तो लैम्डा एम की वैल्यू दे रखी है। अब कह रहा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाई नेगेटिव, हमसे क्या पूछिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन की पूछिए, तो हम उसे इस तरीके के लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, लिमिटिंग का मतलब लैम्डा नॉट, और वाई के लिए पूछा है। ठीक है, इसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अगर हमारे पास एक्स वाई के लिए आ गई, पूरे कंपाउंड के लिए आ गई, पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए आ गई, तो क्या हम एक आयन के लिए निकाल सकते हैं कोलराउश लॉ लगा के, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो भाई फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो यहाँ से हम किसके लिए निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से यहाँ से पूरी एक्स वाई के लिए आ जाएगी। ठीक है, जब एक्स वाई के लिए आ जाएगी तो हम कोलराउश लॉ लगा देंगे, वाई के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, यानी आयंस के लिए भी निकाल लेंगे उसके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इधर कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, इधर देखना, तो पहले इस ये हमारा जो फॉर्मूला था, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस के बी रूट सी, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूं मैं आप सबकी। लैम्डा एम की वैल्यू दे रखी है, मैं देखो लैम्डा एम नॉट की नहीं, लैम्डा एम की 145 ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया 145। ठीक है, लैम्डा एम नॉट नहीं पता अभी, कहीं कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे एक्स वाई की, जो पूरा कंपाउंड है हमारा एक्स वाई, ठीक है, कि उसकी मोलर इनफाइनाइट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी इतनी, ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा क्वेश्चन में। मोलर कंडक्टिविटी गिवन तो है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन तो है, लेकिन किस कॉन्सेंट्रेशन पे है वो किस कॉन्सेंट्रेशन पे है, 0.01, यानी वो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। बी की वैल्यू है हमारी 90 अंडर रूट सी, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 0.01, यानी 10 की पावर -2 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली इसको। ठीक है, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा इसका रूट 10 की पावर -1। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 145 इज इक्वल टू लैम्डा लैम्डा एम नॉट माइनस के 90 और इंटू में 10 की पावर -1, और 10 की पावर माइनस को 1/10 लिख सकते हैं। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा, माइनस के 9 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू 145 प्लस 9 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 254 आ गई। ये क्या है हमारे पास, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर एक्स वाई, पूरे कंपाउंड के लिए आई है। क्या पूरे कंपाउंड के लिए पूछी थी क्या, ठीक है, पूरे कंपाउंड के लिए तो नहीं पूछी है हमसे, किसके लिए पूछी है, आयंस के लिए। तो यार यहाँ पे कोलराउश लॉ लगा देंगे हम, हमें पता है कि लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी फॉर एक्स वाई, कोलराउश लॉ एट इनफिनाइट डायल्यूशन, वो बराबर होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डायल्यूशन पे ऑब्वियसली, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाई नेगेटिव। ठीक है, बस इसके लिए आ गई हमारे पास कितनी 254, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, लैम्डा एक्स पॉजिटिव के लिए हमें जो है गिवन होगी कहीं ना कुछ वैल्यू तो गिवन होगी। ठीक है, एक्स पॉजिटिव के लिए कहीं ना कहीं तो यार गिवन होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए ये हाँ ये रही ना यार, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 74 ये रही। ठीक है, यहाँ पे 74 गिवन है, लैम्डा एक्स नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक्स पॉजिटिव। ठीक है, आयन के लिए वो कितनी गिवन है, 74। ठीक है, और ये हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाई नेगेटिव आयन। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी गई यार, क्या गड़बड़ हो गई, 254 है। ठीक है, हाँ सही है, तो ये इधर जाएगा 254 माइनस के 9 जो है 74 इज इक्वल टू लैम्डा एम वाई नॉट। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, कितना आएगा, ये 174 दे रखी है, 74 तो यहाँ से तो यार 190 आंसर आ रहा है, हाँ 190 आंसर आ रहा है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं। ठीक है,
इसका तो कोई भी ऐसा आंसर नहीं गिवन है। क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? यूनिट भी सबके सेम है। 145। और ये गड़बड़ हो गई यार। 154 होगा ना, ये 250 गलती से लिखा गया। 254, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे ये जो है 154 में से माइनस करोगे 74, तो कितना आ जाएगा ये आंसर? कितना आ जाएगा भाई? ये बचेगा तुम्हारा 20, और 100 में से 20 गए 80, 80। तो इसका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम। ये बहुत इजी क्वेश्चन था नहीं? ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था नहीं, सीधा फॉर्मूला बैलेंस इक्वेशन लिखनी थी और वहां से आंसर आ गया था। ठीक है, मोल कंपैरिजन करने थे। देखो जैसे हमारे पास, मैंने तुम्हें लिखवा रखी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी हम बंद करते हैं, CXH5 कोई भी मोल कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम बंद करेंगे। बंद करने का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो वो कैसे बन होता था? CO2 प्लस वाटर बनेगा, यहाँ से दो ही चीज बनती थी। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल कितने लगते थे हमें पता है, X प्लस Y/4। ठीक है, और ये CO2 कितने बनते थे? XCO2, और वाई वाटर कितने बनते थे? Y/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम, यानी 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन का मतलब C4H10। C4H10 को जब हम बर्न करेंगे, C4H10 को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल लगेंगे भाई? X प्लस Y/4, यानी X क्या मतलब कार्बन के एटम, और Y क्या मतलब हाइड्रोजन के एटम। तो कार्बन के एटम कितने दे रखे? 4, प्लस Y कितना है हमारा? 10/4, ये आ जाएगा, इतने एटम लगेंगे। ठीक है, और फिर जो है ये बन जाएगा हमारे कितना? 4CO2। 4CO2, 4CO2 बन जाएंगे। ठीक है, और प्लस 5H2, Y/2, Y कितना हमारे यहाँ पे 10 दे रखा है, तो 5H2 बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यार, है नहीं? हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें सीधा दिख रहा है इसके 1 मोल से इसका 4 मोल बनना है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब थोड़ी है यहाँ पे कि कितनी यूज हो रही है, ऑक्सीजन के बारे में पूछे नहीं, तो हम इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन। अच्छा, 1 मोल, अगर हम 1 मोल एन ब्यूटेन से, 1 मोल एन ब्यूटेन से हमारा कितने मोल बनते हैं भाई? 4 मोल CO2 बन रही है, 4 मोल CO2। हमसे मोल थोड़ी पूछे, ग्राम पूछे। 1 मोल का मास कितना होता है किसी का? मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना होता है C4H10 का, बताओ? ये हो जाएगा 12 चौक 48, 58, यानी 58 ग्राम से, 58 ग्राम से, 58 ग्राम एन ब्यूटेन से हमारी बनती है कितनी है? 4 मोल। 4 मोल का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मोलर मास होता है, यानी 1 मोल के अंदर जो मास होता है 44। 4 मोल के अंदर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 176, 176 ग्राम। यानी हमने मोल से अरे मास निकाल लिया। 1 मोल का मास एन ब्यूटेन के 58 ग्राम, 4 मोल का मास कार्बन डाइऑक्साइड के 176 ग्राम। ठीक है, तो हमने 150 का थोड़ी पूछा है, हमें कितने का पूछा है? 116 ग्राम। तो 116 ग्राम जो है कितना प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ से आने पर डबल अगर हुआ है, 58 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 116 बनेगा, तो यहाँ से आने पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 276, ये हो जाएगा हमारा 176, यानी 200, 356, 352, सॉरी 352 ग्राम। ठीक है, पहले ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 63 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है बच्चों, आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।